भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में केशवपुरम जिला द्वारा जानकारी दी गई और आज 17 अगस्त को यह जन आशीर्वाद रैली कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पर से शुरू होगी। जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने जानकारी देते हुए कहा कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में सांसद मीनाक्षी लेखी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगी। मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाएं और उसके साथ साथ मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ है, जिस वर्ग को आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी उतना प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला था, आज मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में उसको प्रतिनिधित्व देते हुए उन सभी मंत्रियों को कहा कि शपथ ग्रहण के बाद आपका जो परिचय संसद में होना चाहिए था, वो परिचय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हनन के बाद विपक्ष ने नहीं होने दिया है। तो मोदी जी ने कहा कि आप घर नहीं जाएंगे, जनता के घर घर जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर आएंगे। इस निमित्त जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में लगभग 221 लोकसभा सीटों में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम में बहन मीनाक्षी लेखी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, जन आशीर्वाद लेने के लिए 17 तारीख को आ रही हैं। इसके लिए आज आप पत्रकार लोगों को यहाँ बुलाकर जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता की गई है। ये जो 17 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा जिले वाइज हो गया, पूरी दिल्ली में एक दिन नहीं होगी। पूरी दिल्ली में अलग अलग दिन 3 दिन 16, 17 और 18 को लगभग 250 किलोमीटर 2 मंत्री इस यात्रा को करेंगे और उनके साथ उनके स्थानीय सांसद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष महोदय रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर ये यात्रा करी जा रही है और पूरे भारत में 19,567 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 1663 बड़े कार्यक्रमों के माध्यम से ये जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न होगी। भाटिया जी, जैसे आपने जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में निकाल रहे हैं, इसके क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? पूरे देश में जो मंत्री हैं 39 मंत्री जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं और मुद्दा कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की जनहितैषी नीतियों के समर्थन में जनता का आशीर्वाद लेना और कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरणा लेकर आशीर्वाद के रूप में मोदी जी तक पहुंचाना, ये हम सबका कर्तव्य है। एक ऐसा ऐतिहासिक पहलू है कि रथ यात्रा निकाली गई थी राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद ये जन आशीर्वाद यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्या लग रहा है कि दोनों के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, जनता से क्या? देखिए, पिछले 7 साल में राजसत्ता और जनसत्ता के बीच का जो गैप था वो ख़त्म हो गया है। पहले राजसत्ता के साथ जाने के लिए जनता जाती थी, आज राजसत्ता जनसत्ता के पास आ रहा है। इससे बड़ा राजधर्म कहीं हो नहीं सकता, इससे बड़ा जनधर्म कोई हो नहीं सकता। और मोदी जी सदैव कहते हैं कि अपने बूथ पर रहिए, अपने क्षेत्र में रहिए, अपने लोगों पर रहिए। आप देखिए, संसद के दौरान भी जो हमारे मंत्री हैं शुक्रवार को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं और जन जन तक मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। जी, ऐसे सवाल अनर्गल है, लेकिन चूंकि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इस लोकसभा में स्थित जिला कार्यालय से बात कर रहा हूँ, ऐसे दिग्गज को मोदी जी ने उड़ा दिया है, इनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि वो इतना बेहतर काम कर रहे थे और उनको मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। शायद आपका सवाल कितना औपचारिक है या अनौपचारिक है मैं इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन उड़ाया नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारी पार्टी की, मोदी सरकार की एसेट है और उस एसेट का इसके बाद कहाँ सदुपयोग होना है, अभी वो एक झोले में छिपा हुआ है। जिस दिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी को नई जिम्मेवारी मिलेगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कि उनकी कितनी बड़ी सदुपयोगिता है। जी भाटिया जी, आप पर आरोप है कि आप जन आशीर्वाद यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर भी कुछ होना चाहिए। हम महंगाई बढ़ा दिए और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भाजपा का नाम आना चाहिए। देखिए, पूरे देश में एक महंगाई सूचकांक काम करता है। पिछले 7 वर्षों में वो सूचकांक कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया, कितनी बार ऊपर गया और कितनी बार नीचे आया, उसको पिछले 15 सालों से आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई कब कब और कितनी बड़ी आपको समझ आ जाएगी। अगर नगर निगम की बात करें तो हैट्रिक लगा चुके हैं, चौथी बार 2022 में आप फिर संग्राम करेंगे, तो क्या लग रहा है कि पिछले 3 कार्यकाल का जो आउटपुट है उसको लेकर भी कहीं न कहीं पूरी दिल्ली में 70 विधानसभा में या 272 वार्डों में यात्रा निकालनी चाहिए? सर, ये यात्रा जब भी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक डीएनए है, उसकी कार्य पद्धति है। वो कोई भी बात कार्यालय में बैठ के तय नहीं करता, वो तय करता है तो जनता के बीच में जाकर तय करता है। और इसका सीधा और प्रत्यक्ष प्रमाण आपने कोरोना काल में देखा है। जब सरकारें क्वारंटाइन थी, दिल्ली सरकार का एक एक मंत्री क्वारंटाइन था, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उनके विधायक कालाबाजारी कर रहे थे ऑक्सीजन की। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कालाबाजारी में भी खरीद कर फ्री में ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा रहे थे। आप बेसिक फ़र्क को समझने की कोशिश करें। हम जनसेवा के लिए बने हैं, हम प्रतिनिधि जन नहीं हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का हो, चाहे खंड स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो, हर व्यक्ति ने अपने कर्तव्य धर्म का पूर्णतः पालन किया है। ये सबने देखा। भाटिया जी, ये जो जन यात्रा आशीर्वाद निकाली जा रही है, इसको अगले साल निगम के परिचय में आप कितना उससे जोड़ा जा सकता है? ऐसा आप कुछ भी जोड़िए, क्योंकि मीडिया धर्मियों की जो निगाह है वो खूब दूर तक जाती है। आप दूरदृष्टा भी हैं, दूरदर्शी भी हैं और दूर की सोचने वाली भी हैं। लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन करते समय हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम किस विषय को लेके ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे लिए योजनाएं, जनता और सरकार, ये तीन एक पहलू हैं। हम इनके तीनों पक्षों का पालन करेंगे। एक तरफ पानी का हाहाकार और उसके बीच कहीं न कहीं भाजपा जो है जनता जनार्दन को रही है दुख का। दिल्ली किसके पास जाए? देखो, दिल्ली तो भारतीय जनता उसने अगर झाड़ू चला दी तो क्या कोई गुनाह कर दिया? झाड़ू चली कहाँ जी, झाड़ू चलती है तो करप्शन करने के लिए चलती है, झाड़ू चलती है तो प्रचार करने के लिए चलती है, झाड़ू चलती है तो दिल्ली का पैसा बर्बाद करने के लिए चलती है, झाड़ू चलती है तो देश विदेश में दिल्ली के खर्चे पे, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे पे प्रचार करने में चलती है। वो झाड़ू कभी काम पे नहीं चलती। आप डीटीसी की हालत देखिए, क्या हालत है। डीटीसी के पास 3600 के आसपास बस हैं, 650 उसमें ऐसी कंडेम्ड बसें हैं जो जान को जोखिम में डाल के सड़क पे चल रही हैं। और उसमें जो बची कुछ ही बस हैं भाई, एंड ऑफ दिस ईयर वो भी रिटायर्ड हो जाएंगी। 100 से कम बस। लेकिन हमारी माताएं बहनें फ्री में तो यात्रा कर रही हैं। जब बस ही नहीं रहेंगी तो फ्री में यात्रा कहाँ से करेंगी? दिल्ली को 15,000 बस चाहिए। दिल्ली में हर 2-3 मिनट में बस आनी चाहिए। जिस बस में 150, 200, क्योंकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लोगों को ठूस के भरा जाता था, लोग लटक के जाते थे, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के जाते थे। उसकी जगह 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा बसें चाहिए। बस अवेलेबल होगी तो दिल्ली वाले छोटा मोटा पैसा देने के लिए भी तैयार है। बस है ही नहीं तो लॉलीपॉप दिया हुआ है आपके लिए, फ्री में बस है। शर्मा जी, किसे अपना कहें? एक जो है आप लोगों से परेशान होकर लोगों ने जनादेश दिया, वहाँ भी भ्रष्टाचार है और आपका एमसीडी मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट के नाम से जाना है। आप सुनिए, आप शायद कोरोना काल देखिए, किसके एम्प्लॉय एरिया में थे, किसका वर्कर एरिया में था? एमसीडी का वर्कर एरिया में था, सफाई कर्मचारी एरिया में था, कूड़ा पिक करने के लिए एमसीडी के वर्कर एरिया में थे, सैनिटाइजेशन के लिए एमसीडी के वर्कर एरिया में थे, घरों को शुद्ध करने के लिए एमसीडी के वर्कर एरिया में थे। तो ये कौन कर रहा है? आप पर आरोप है कि आपने ऑक्सीजन ही नहीं दिया है। आप सुनिए। तो जब एमसीडी के वर्कर कोरोना काल में एरिया में थे और दिल्ली सरकार अपने घरों में घुसी हुई थी, दिल्ली सरकार के कर्मचारी घरों में घुसे हुए थे, इसका मतलब एमसीडी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। लिमिटेड साधनों में भी ऑक्सीजन की 4 गुना मांग किसने की, गलत मांग किसने की, ये सब जानते हैं। और ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके पास लगभग 10,000 करोड़ का इस समय हेल्थ का बजट था, कि अपना प्रोविज़न, अपनी व्यवस्था खुद करते। जैसे आपने कहा पानी, वो पहले गर्मी में पानी ना देने के लिए रुलाते हैं, पानी लोगों को ना प्रोवाइड करने के लिए रुलाते हैं, और जब बारिश होती है तो घरों तक पानी को पहुंचाने के लिए रुलाते हैं। मतलब घरों में पानी भर जाता है, जो गली है, मोहल्ले हैं, वो टापू बन जाते हैं, वो हर तरीके से रुलाते हैं, क्योंकि उनका पानी का जो हार्वेस्टिंग है उसकी व्यवस्था नहीं है, पानी के स्टोर की व्यवस्था नहीं है, पानी के निकाल व्यवस्था नहीं है, नई जो पाइपलाइन होनी चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं है, नए जो संयंत्र लगाने चाहिए जिससे पानी का प्योरीफिकेशन होगा उसकी व्यवस्था नहीं है। यमुना जी को उन्होंने लगातार गंदे से गंदा करने की कोशिश की है, लगातार उसमें सीवेज सीधा जा रहा है, कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी जो ऐसी एसेट उन्होंने तैयार नहीं की जिससे आने वाले समय में 5 और 10 साल में दिल्ली को लाभ हो, दिल्ली वासियों को लाभ हो। जी, मीडिया सहप्रवारी का जो रोल और भाटिया जी की टीम में जैसे सरफरोश कोरोना योद्धा की जरूरत थी, कहीं न कहीं संजय जो महाभारत में थे वो रोल कहीं नहीं विनोद शर्मा जी कर रहे हैं। जी देखिए, राजकुमार भाटिया जी बहुत क्रिएटिव सोच के, व्यक्तित्व के धनी हमारे नेतृत्व करता हैं और
ये दायित्व तो जिला अध्यक्ष का इन्हें मिला है, लेकिन आपने इनको देखा होगा कि समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में कितना रहा। रोटी बैंक जैसी सोच, यानी रोटी बैंक चलाते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास रोटी नहीं है। तो आज अगर विनोद शर्मा यहाँ खड़ा हुआ है और विनोद शर्मा ये सब कुछ कर पाया, तो इसमें कहीं ना कहीं राजकुमार भाटिया जी ने मेरे अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उस प्रतिभा को आप लोगों के समक्ष लाने के लिए मुझे प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया। तो आज मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। आज जो मीडिया संवाद हुआ उसे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे? देखिए, मीडिया संवाद तो एक सतत अब क्रिया रहने वाली है, खासकर केशवपुरम जिला में, और यह संवाद निरंतर चलना चाहिए ताकि शासन, क्योंकि अभी हम सत्ता में हैं, तो हमारी बात जनता तक जाए, जनता की बात हम तक आए, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाके काम करता है, तो मीडिया उसके अंदर एक सशक्त भूमिका निभाएगा और हमें भी चेतन और जागरूक रखेगा। जी, ये थे विनोद।